हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का न्यू लेक्चर। तो देखिए बेटा, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है बेटा फोर्स के बारे में। सबसे पहले हमने फोर्स के बारे में बातचीत की, जिसमें हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ फोर्स क्या होता है। आफ्टर देन फिर हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या है और टाइप क्या है, पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। देन इसको कंटिन्यू किया बेटा हमने लॉज के साथ। मैंने आपको बताए थे 3 लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तीनों लॉज का मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट क्या है, एप्लीकेशन क्या है और कैसे न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ फ्रेम हो सकते हैं, वो सारी बातचीत हमने की थी अगले लेक्चर में। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कौन से फोर्सेज हमारे काम में आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। बिकॉज फोर्सेज तो मोर देन 100 टाइप पॉसिबल है ना, तो हम 100 टाइप के तो यूज में नहीं लेने वाले। कुछ टाइप के ही फोर्स हम इस चैप्टर में यूज में लेते हैं, जिनमें मैंने 3 फोर्स पर आपको प्रॉब्लम कराई थी। ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा था, एंड सरफेस फोर्स डेट मीन्स नॉर्मल फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट के कारण आ रहा था। और तीनों पर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारी फ्रेम हो सकती हैं, ये सारी बातचीत अभी तक हमने की थी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर, जिसमें हम बातचीत करते हैं सेम इन्हीं फोर्स की बट अपग्रेडेड प्रॉब्लम के साथ। अपग्रेडेड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स जिन पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बेटा, ये आप इसमें मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल पुली प्रॉब्लम। एक से ज़्यादा पुली हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रॉड प्रॉब्लम, कि रॉड के मूवमेंट को हम कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। डेट मीन्स आज के बेटा इस लेक्चर में हम बातचीत करने वाले हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जिनको एनएलएम का सबसे टिपिकल पार्ट बोला जाता है, जिनको सबसे टफ पोर्शन बोला जाता है, और उस टफ पोर्शन को हम बड़े आसान से तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हेडिंग डालो। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक कंस्ट्रेंड मोशन। हेडिंग डालो बेटा आप, कंस्ट्रेंड मोशन। इसका मीनिंग क्या है, कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बातें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि जब मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा था तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। पहला बताया था कि जो हम स्ट्रिंग यूज में लेते हैं वो हम मासलेस यूज में लेते हैं। ठीक है, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो पुली हो, वो हम कैसा यूज में लेते हैं, मासलेस, कि इनका कोई भी मास नहीं होता। क्लियर? सेकंड मैंने पॉइंट बताया था कि जो हम स्ट्रिंग यूज में लेते हैं वो हम टॉट स्ट्रिंग यूज में लेते हैं। डैट मीन्स स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, वो रबड़ जैसी नहीं है, वो एकदम टाइट रस्सी है। आपने देखा होगा ना कि जो गांव में कुएं पर हम पानी भरने के लिए जो रस्सी यूज में लेते हैं, एकदम टाइट रस्सी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी जो लेंथ है वो कम और ज़्यादा होती है, इसकी जो लेंथ है वो फिक्स है। क्लियर? एकदम टॉट स्ट्रिंग है जो हम यूज में ले रहे हैं, और कैसी है, मासलेस है। तो यहाँ से जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनता है बेटा, वो कॉन्सेप्ट ये है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स सेम इन ऑल केसेस। कि जो स्ट्रिंग हम यूज में लेने वाले हैं, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो ऑल टाइम क्या होगा, सेम होगा। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमारा डिफाइन करेगा कंस्ट्रेंट मोशन को। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले समझ लो कि स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग को हम कंसीडर करते हैं मासलेस एंड टॉट। टॉट का मीनिंग है कि वो स्ट्रेचेबल नहीं है, अनस्ट्रेचेबल है। डेट मीन्स जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमेशा सेम रहने वाली है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमेशा फिक्स रहने वाली है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन कंस्ट्रेंट मोशन। और कंस्ट्रेंट मोशन का मीनिंग है बेटा मल्टीपल पुली प्रॉब्लम, या मैं इसको एक सिंगल टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो इंटर बॉडी मूवमेंट। इंटर बॉडी मोशन, जैसे दो अलग अलग सिस्टम है उनको कनेक्ट कर रखा है, उनमें आपस में मूवमेंट है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन।
और कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो ऑल टाइम सेम रहता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर? टोटल लेंथ ऑल टाइम स्ट्रिंग का फिक्स रहेगा। तो बच्चों ये चीज़ आप कॉपी करो, मैं आपको समझाता हूँ इसका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, कैसी प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर बनने वाली हैं, और एक एक प्रॉब्लम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम बनेगी, कैसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। तो एक बार बच्चों आप ये कॉपी कर लो। चलिए देखो बच्चों, इस चीज़ को मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जैसे लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी एक पुली है और इससे मैंने स्ट्रिंग को हैंग कर रखा है, ठीक है, कि ये कोई भी पुली है, इससे मैंने स्ट्रिंग को हैंग कर रखा है। लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा लेंथ ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज L1, लेंथ ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज L2। ये कितना है L1 है और ये कितना है L2 है, और अभी स्ट्रिंग ऐसे है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, वही सेम पुली है, वही सेम स्ट्रिंग है। क्लियर? अब मैंने यहां पर इससे ब्लॉक अटैच कर दिए, वही सेम लेंथ थी L1 और वही सेम लेंथ थी L2, लेकिन अब मैंने क्या किया बेटा यहाँ पर ब्लॉक अटैच कर दिए और दोनों का मास अलग है। जैसे ये हैवी है और ये लाइट है, जो हैवी ब्लॉक है वो तो किधर जा रहा होगा नीचे, और जो लाइट ब्लॉक है वो किधर जा रहा होगा ऊपर। तो एक टाइम बाद ये जो हैवी ब्लॉक है बेटा ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा, और एक टाइम बाद ये जो लाइट ब्लॉक है ये कहीं यहाँ पर चला जाएगा। डेट मीन्स एक टाइम बाद मैं बोल सकता हूँ इसकी लेंथ ये L1 डैश हो जाएगी और ये L2 डैश हो जाएगी, कि लेफ्ट और राइट साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, सेम चेंज हो जाएगी। ये L1 से L1 डैश हो गया और ये L2 से अपना L2 डैश हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बट स्टिल अगर मैं बोलूँ बेटा टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डेट इज इक्वल टू है L1 प्लस L2। टोटल लेंथ कितना है L1 प्लस L2, इनमें मूवमेंट हुआ, स्टिल इनकी जो टोटल लेंथ है L1 डैश प्लस L2 डैश, ठीक है। और ये टोटल लेंथ अब भी किसके इक्वल होगी, इसके, कि ये जो रस्सी की लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंज हो गया, रस्सी के पॉइंट्स में मूवमेंट हो गया, लेकिन इसकी टोटल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। टोटल लेंथ पहले भी L1 प्लस L2 थी, अब भी L1 डैश प्लस L2 डैश ही है, इसकी टोटल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओनली चेंज किस में हुआ है बेटा, कि यहाँ पर जो पॉइंट लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन था, पहले यहाँ पे अगर 1 मीटर थी अब यहाँ पे 2 मीटर हो गई, दैट मीन डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आएगा, लेकिन टोटल लेंथ क्या रहेगी इसे। आ रही बात समझ में, कि टोटल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़? तो देखो बच्चों, दैट मीन मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर बेटा, कि अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिखूँगा कि टोटल लेंथ है L1 प्लस L2, डेट इज इक्वल टू होगा L1 डैश प्लस L2 डैश विच इज इक्वल टू L। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल लेंथ L1 डैश प्लस L2 डैश डेट इज इक्वल टू है L, और ये होगा अपना कॉन्स्टेंट, कि जो टोटल सम है ये ऑल टाइम हमारा फिक्स रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर L1 में चेंज होगा तो L2 में भी इस प्रोपोर्शन में चेंज होगा, कि ओवरऑल L का अमाउंट सेम रहे, जो टोटल सम है वो हमारा सेम रहे। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डिफ्रेंशिएट करने पे ये होगा d/dt L1 डैश
प्लस डी ओवर डी टी L2 डैश दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एल। क्लियर? देखो बच्चों, लेंथ में यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है, ये नीचे बढ़ती जा रही है। लेट्स से एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने अपवार्ड पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और किधर बढ़ रही है, नीचे, तो इसको मैं बोल सकता हूँ -v1। ये किधर चेंज हो रही है बेटा, ऊपर, तो इसको मैं लिख दूँ +v2 दैट इज इक्वल टू टोटल L तो क्या है अपना फिक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से v1 दैट इज इक्वल टू होगा v2। दैट मीन्स क्या प्रूफ हो गया बेटा कि जितना अमाउंट से ये नीचे आएगा, जितना वेलोसिटी से ये ब्लॉक नीचे आएगा, सेम वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आ रही ना बात समझ में, कि जितनी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा उतनी वेलोसिटी से ही ये ऊपर जाएगा, अमाउंट सेम होगा, ओनली डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर? तो कंस्ट्रेंट से क्या मिल गया बेटा, वेलोसिटी रिलेशन मिल गया। अगर सेम मैं लिखता हूं यहां पर एक्सीलरेशन रिलेशन, तो अभी आपने प्रूव किया है कि अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इज सेम। अगर मैं बेटा इनको डिफरेंशिएट करता हूं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वन, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू a2। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है या ये a1 से नीचे जा रहा है, ये a2 से ऊपर जा रहा है, तो a1 इक्वल टू a2 होगा, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। और ये प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व भी कराई हुई है बेटा सेम, कि अगर मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि ये कोई पुली है जिससे मैंने बेटा दो ब्लॉक को हैंग कर रखा है, तो दोनों का जो एक्सीलरेशन होगा वो सेम होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कंस्ट्रेंट मोशन है वो डिराइव करता है वेलोसिटी रिलेशन एंड एक्सीलरेशन रिलेशन बाय यूजिंग ऑफ लेंथ कॉन्सेप्ट, कि टोटल लेंथ स्ट्रिंग की सेम रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज में लूँ तो यू कैन ड्राइव वेलोसिटी रिलेशन एंड एक्सीलरेशन रिलेशन। ये जस्ट डेरिवेशन मैंने आपको इसलिए समझाया है। अब मैं आपको केसेस बताऊंगा, मैं आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स बताऊंगा, जिससे आप इस पूरी प्रॉब्लम को डिटेल में समझ पाओ। क्लियर? बस बताने का पर्पज भी यही है कि यहाँ पर इनकी आप कंस्ट्रेंट मोशन यूज में लेके यू कैन ड्राइव वेलोसिटी रिलेशन एंड एक्सीलरेशन रिलेशन। कैसे कैसे लिखोगे और डिटेल में चेक करते हैं। तो फर्स्ट यू कॉपी दिस रिजल्ट, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट फॉर्म की और हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसे आप कॉपी कर लो। देखो जैसे बेटा मैं पहला केस ले लेता हूं, ये कोई पुली है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये ए एंड है, ये बी एंड है। लेट्स से ये A1 से नीचे आ रहा है और ये बेटा A2 से ऊपर जा रहा है। अगर मैं एक्सीलरेशन रिलेशन लिखता हूँ डायरेक्टली, तो अब पुली का मान लो एक्सीलरेशन है AP ऊपर, पुली का एक्सीलरेशन क्या है बेटा AP। तो रिलेशन क्या बनने वाला है, किस तरीके से प्रॉब्लम को हम लिखते हैं वो समझ लो बेटा, कि आप एक डायरेक्शन को अपवार्ड ले लो। लेट्स से एक अपवार्ड को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, अपवार्ड और डाउनवर्ड कोई भी ले सकते हो। मान लो मैंने अपवार्ड को पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ पर आप लिखोगे बेटा एक्सीलरेशन ऑफ पुली दैट इज इक्वल टू अपवार्ड, तो कैसा हो गया पॉजिटिव, विच इज इक्वल टू ये नीचे है -A1, ये ऊपर है +A2/2। ये इसको लिखने का तरीका है।
जैसे अगर मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ p तो -v1 + v2/2, ये इसको लिखने का तरीका है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स है, जैसे यहाँ पे पुली फिक्स है तो कहीं मूव नहीं करेगी, तो AP क्या हो गया 0। इसको सॉल्व करके A1 = A2 आ गया, जो होना भी चाहिए। इसको सॉल्व करके V1 = V2 आ गया, जो होना भी चाहिए। डेट मीन ये जो है ना बेटा, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। ये स्टैंडर्ड रिलेशन आपकी सारी प्रॉब्लम्स नीट एग्जाम के लिए सॉल्व करा देगा, कैसी भी मल्टीपल पुली प्रॉब्लम आपको दी जाए। जैसे मान लो आपको बोला है बेटा ये पुली है और इससे ये स्ट्रिंग अटैच है, ये V1 से नीचे जा रहा है, ये V2 से, और पुली आ रही है VP से, सभी नीचे जा रहे हैं। कैसे पॉसिबल है ये भी बताऊंगा। इवन ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों स्ट्रिंग भी नीचे जाएं और पुली भी नीचे आए। मल्टीपल पुली सिस्टम में ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर आप रिलेशन लिखोगे, लेट्स से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ पुली, रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पुली दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ईच स्ट्रिंग सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच स्ट्रिंग डिवाइड बाई 2। अगर मैं यहाँ पे बेटा एसिलरेशन रिलेशन लिखता AP, तो ये होता है A1 + A2 डिवाइड बाई 2। A1 + A2 डिवाइड बाई 2, ये होता है एसिलरेशन ऑफ पुली रिलेशन। जैसे अगर बेटा मैं ऐसे बोल देता हूँ, मान लो ये पुली है, आपको बोला है बेटा कि ये तो जा रही है नीचे V1 से, ये नीचे जा रहा है V2 से, और पुली जा रही है ऊपर VP से। आपको लिखना है बेटा वेलोसिटी ऑफ पुली क्या होगा, तो मैंने आपको बोला है कि आप एक डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव ले लो। जैसे अपवार्ड को पॉजिटिव ले लिया, तो ये हो गया -v1 - v2। अगर मैं एसिलरेशन लिखता हूं तो ये होता -A1 - A2/2, अगर A1 और A2 नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशंस को लिख रहे होते हैं, वेलोसिटी रिलेशन और एसिलरेशन रिलेशन। और जो प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं मल्टीपल पुली में, बेटा वो एसिलरेशन को ही लिखना हमें आना चाहिए, या वेलोसिटी की प्रॉब्लम आएंगी उनमें हमें वेलोसिटी रिलेशन लिखना आना चाहिए। आप सारी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट मोशन का, ये रिजल्ट भी आप कॉपी कर लो। देन विल स्टार्ट एग्जाम्पल्स कि कैसे क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं और किस तरह हम मल्टीपल पुली की हेल्प से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख लो बच्चों ये भी। चलिए बच्चों, एक सेकेंड। चलिए बच्चों, तो इस पर अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर फ्रेम होने वाली हैं, इन सब के बारे में अब हम बातचीत कर लेते हैं। देखो बच्चों, वही सेम हमारा पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, डेट मीन डिफ़िकल्टी हम बढ़ाते हुए जाएंगे क्वेश्चन की, सेम वैसे चलते हैं, ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ और सीख सकें। मान लो आपको दिया हुआ है बेटा, ये एक ब्लॉक है M1, ये एक अनदर ब्लॉक है M2। क्लियर? अगली प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम एक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व कराई थी। मान लो बेटा ये ब्लॉक है, उस टाइम तो हमने बैलेंस सिस्टम यूज में लिया था, अब मैं बोल देता हूँ ये M1, ये M2 और ये है अपना M3। ठीक है, जैसे अगली प्रॉब्लम है,
इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। इससे अगली प्रॉब्लम है हमारी, पहले मैं 4 प्रॉब्लम की बातचीत कर लेता हूँ। इन चारों प्रॉब्लम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो बच्चों, आपको बेटा ये सिंगल पुली प्रॉब्लम गिवन है और यहाँ पर ये मल्टीपल पुली गिवन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ केसेज आपको गिवन है। लेट्स से मैं बोल देता हूँ, नाउ यू कैलकुलेट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ईच स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये निकालना है। एसिलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, कितने एसिलरेशन से ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं ये भी निकालना है। डेट मीन जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको पूरा निकालना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। डेट मीन अगर यहाँ पर टेंशन T है तो इधर भी T होगा। लेट्स से दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन A1 एंड दैट इज मूविंग अपवर्ड विद A2। तो रिलेशन क्या लिखोगे, अभी मैंने बताया है एक्सीलरेशन ऑफ पुली दैट इज इक्वल टू, एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, लेट से डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 अपॉन 2। रिलेशन क्या हो गया, A1 माइनस A2 अपॉन 2। क्लियर बच्चों, यहाँ पर पुली कैसी है, फिक्स है। अगर पुली फिक्स है तो फिक्स का तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो 0 इक्वल टू A1 माइनस A2 अपॉन 2। तो यहाँ से एक्सीलरेशन रिलेशन तो क्या आया, A1 इक्वल टू A2। डेट मीन्स सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए एक्सीलरेशन रिलेशन। तो वो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, A1 इक्वल टू A2। और इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कराई थी कि अगर एक सिंगल पुली है तो सिंपल सी बात है, जितना वेलोसिटी से नीचे जाएगा उतना वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, और जितना एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा उतना एक्सीलरेशन से अदर ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि एक्सीलरेशन तो सेम होगा। पहली इक्वेशन तो ये बनेगी, और अनदर इक्वेशन आप बना सकते हो कि इस पे नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल और इस पे भी नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल। ये नीचे आ रहा है तो इधर m1g डोमिनेटिंग है, तो आई कैन राइट m1g माइनस टी डेट इज इक्वल टू m1a1, और इधर क्या बनेगा t माइनस m2g इक्वल टू m2a2। और एक रिलेशन है आप पर A1 इक्वल टू A2, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशंस है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बेटा समझ लो, कंस्ट्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी हेल्प से हम एक्सीलरेशन रिलेशन निकालते हैं, और ये हमें जरूरत होती है बेटा मल्टीपल पुली सिस्टम में। हालांकि मल्टीपल पुली हमारे नीट एग्जामिनेशन में काफ़ी कम पूछते हैं, जेईई एडवांस में जनरली पूछ रहे होते हैं, लेकिन तब भी आप समझ लो एकदम आसान सा तरीका है। बस एक और इक्वेशन इनमें लिखनी होती है, वो होती है एक्सीलरेशन इक्वेशन। अगर आपको ये लिखना आ गया तो आप मल्टीपल पुली, 2 पुली, 3 पुली, 10 पुली, 50 पुली, कितनी भी दे दे, आप सभी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर लोगे, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन तो बेटा हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे इस एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं कि हमारा मल्टीपल पुली कॉन्सेप्ट है क्या है, कैसे मैं इनका एक्सीलरेशन लिखूं, कैसे मैं इनमें टेंशंस निकालूं। क्लियर। तो देखो बच्चों, लेट्स से मैं बोल देता हूं यहां पर टेंशन है T। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T, तो आपने पढ़ रखा है बेटा सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। सेम स्ट्रिंग में क्या होगा, सेम टेंशन होगा। पूरा एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पर होने वाला टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। यहाँ T, यहाँ T, यहाँ पर T और इधर भी T होगा। अगर इधर T और इधर T है तो इसमें कितना बन जाएगा आपका 2T। इसमें T और इसमें T है तो इसमें कितना बन जाएगा आपका 2T। आ रही बात समझ में। और अगर मैं बेटा इनके लिए FBD बनाता हूँ तो इस पर नीचे तो कितना लगेगा m1g, इस पे नीचे कितना लगेगा m2g, इस पे कितना लगेगा m3g। यहाँ पर तो कितना लगेगा m1g, इस पर m2g और इस पर कितना लगेगा अपना m3g। यहाँ t है तो हर जगह अपना t रहने वाला, और यहाँ पे क्या होने वाला है 2t। आई बात समझ में। तो मैंने क्या किया बेटा, फोर्सेस को ड्रॉ कर लिया। अब देखो, सोच के देखो कि क्या सभी का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो सेम स्ट्रिंग वालों का तो चलो बोल भी सकते हैं सेम होगा, क्योंकि लेंथ में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसका कैसे बताएं। यहाँ पर सर पुली भी फिक्स नहीं है, पुली भी तो मूव कर सकती है।
आ रही बात समझ में? तो देखो बच्चों, अगर ऐसी प्रॉब्लम दी जाए तो यू कैन कंसीडर, लेट से ये A1 से नीचे जा रहा है, ये A2 से नीचे जा रहा है और ये A3 से नीचे जा रहा है। सीधा सीधा आप कंसीडर कर लो, आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, डाउनवर्ड ले लो, अपवर्ड ले लो और एक अननोन अमाउंट लिख दो A1, A2 और A3। आ रही है बात समझ में कि ये A1 से नीचे जा रहा है, ये A2 से, ये A3 से। आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे। पॉजिटिव आया मतलब जो डायरेक्शन आपने लिया वो सही है, नेगेटिव आया जो डायरेक्शन आपने लिया उसके अपोजिट है, ठीक है। और अमाउंट तो सीधा सीधा निकल जाएगा। तो आपको नहीं पता किसका सेम होगा किसका डिफरेंट होगा एक्सीलरेशन, तो यू जस्ट मेंशन, लेट से ये A1 से जा रहा है, ये A2 से जा रहा है, ये A3 से जा रहा है, टेंशन को लिख दो। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? अब देखो बेटा, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। जैसे फर्स्ट के लिए बनाता हूँ, ये नीचे जा रहा है तो M1G डोमिनेटिंग, M1G माइनस टी डेट इज इक्वल टू M1A1। क्लियर? सेकंड के लिए बनाते हैं, नीचे जा रहा है M2G डोमिनेटिंग, M2G माइनस टी डेट इज इक्वल टू M2A2। मैंने बोला है जब इक्वेशन लिखोगे तो ओनली ब्लॉक के लिए लिख रहे हो तो ब्लॉक को देखो, ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को देखो, ठीक है। सीधा सीधा इक्वेशन लिख दोगे। जैसे थर्ड के लिए बात करते हैं, हाँ जी, नीचे जा रहा है M3G डोमिनेटिंग, M3G माइनस 2T डेट इज इक्वल टू M3A3, इक्वेशन नंबर 3। क्या हुआ बेटा कि मेरे को 3 ब्लॉक गिवन है, तीनों की मैंने बेसिक इक्वेशन बना ली। ये तो बनाना एकदम आसान है। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, तो एक तो टेंशन है और 3 एक्सीलरेशन है। मेरे पास कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। मेरे पास कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेटा वेरिएबल मेरे पास कितने हैं, 4। तो 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व नहीं होते। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 3 के लिए 3 इक्वेशन और 4 के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर एक्सीलरेशन रिलेशन लिखना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे ड्राइव करना होगा एक्सीलरेशन रिलेशन, तभी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। तो बात करते हैं बेटा इनका एक्सीलरेशन रिलेशन क्या होगा, कैसे लिखोगे वो रिलेशन, ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। तो देखो, अगर ये A1 से जा रहा है, ये वाली पुली फिक्स है, तो ये स्ट्रिंग A1 से उतर रही है, तो ये स्ट्रिंग कितने से बढ़ेगी, A1 से। सीधी सी बात है कि ये पुली अगर फिक्स है, ये कहीं मूव नहीं कर रही, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, एक पार्ट A1 से जा रहा है तो वो A1 से। इवन यू कैन डिराइव बाय यूजिंग अ रिलेशन AP इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन 2। AP को 0 डाल दो, A1 इक्वल टू माइनस A2, मतलब एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा। जैसे अगर ये A2 से नीचे जा रहा है तो ये कितने से ऊपर जाएगा, A2 से। आ रही ना बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर पुली कैसी है, फिक्स। क्लियर? तो ये A1 से जा रहा है, ये A2 से जा रहा है, ब्लॉक A3 से जा रहा है, मतलब पुली कितने से जा रही है, A3 से। तो रिलेशन क्या बना, एक्सीलरेशन ऑफ पुली, ये मैंने लिया है A3। अगर मैं इसे पॉजिटिव लिख रहा हूं तो डाउनवर्ड हो गया पॉजिटिव, अपवर्ड कैसा होगा, नेगेटिव। तो A3 इक्वल टू माइनस A1 माइनस A2 अपॉन A3 इक्वल टू माइनस A1 माइनस A2 अपॉन 2। डेट में यहाँ से रिलेशन बना A1 प्लस A2 प्लस ट्वाइस ऑफ A3 इक्वल टू 0। डेट इज इक्वेशन नंबर 4। कि अगर आपको मल्टीपल ब्लॉक गिवन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीपल पुली गिवन है, ओनली आपको एक्सीलरेशन रिलेशन लिखना आना चाहिए, आपके आंसर आ जाएंगे। और देखो बच्चों, आपके लिए मजे की बात क्या है, कभी भी नीट में ना इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता, बस आपसे ये रिलेशन लिखने के लिए पूछ सकता है, तो रिलेशन लिखना आना चाहिए। कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कराएगा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और नीट में कभी भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं देगा कि किसी में आप 5 से 10 मिनट लगा दो। लेकिन हाँ, उसमें लगने वाला कॉन्सेप्ट जरूर पूछ सकता है, तो एक्सीलरेशन लिखने के लिए पूछ सकता है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, जो मैंने अभी आपको 3 केस बताए थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं बता रहा हूँ उनका एप्लीकेशन। तो मैं ये जो सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इनको अच्छे से समझ लो। ये भी अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो बेटा ये भी लिख लो, ये एक न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें भी हमने एक्सीलरेशन रिलेशन लिखा है। फिर बात करते हैं बेटा हम अगली।
क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। देखो बेटा, अगला न्यूमेरिकल है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक इधर रखा है। आपको बताना है जी सर एक्सीलरेशन क्या होगा। मैं पूरी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देता हूँ। कैसे करोगे? लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा इस स्ट्रिंग में टेंशन है टी, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है टी, तो सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, डेट मीन यहाँ भी टेंशन कितना होगा टी। मैंने आपको पढ़ाया ये कॉन्सेप्ट, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, अगर इसमें टी है तो यहाँ भी क्या होगा टी। क्लियर? इधर टी तो ऊपर कितना बन जाएगा बेटा आपका 2t, इधर टी और इधर टी है तो ऊपर कितना आ गया 2t। और अगर ऊपर 2t है तो यहाँ पर भी कितना होगा 2t, अगर ऊपर 2t है तो इधर भी कितना होगा आपका 2t। आई बात समझ में नहीं आई? t और t यहाँ पे 2t और इधर 2t, और इधर अगर मैं फोर्स लिखूँगा तो ये तो आपने पढ़ ही रखा है mg sin थीटा, और नीचे क्या लगेगा अपना कैपिटल mg। ये दोनों बातें मैंने आपको समझा रखी है। तो ये बेटा t, ये t, ये 2t, ये 2t, और नीचे आ गया आपका mg sin थीटा। तो सबसे पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट था ड्रॉ ऑल फोर्सेस, तो जो भी फोर्सेज है वो हमने ड्रॉ कर लिए, क्योंकि यहाँ पर इन वर्टिकल फोर्स की कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके अलोंग कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो ये तो पहले फोर्स ड्रॉ हो गए। अब बात आती है कि सर क्या ये सेम एक्सीलरेशन होगा? तो बच्चों अगर एक ही पुली से अटैच होता तो मैं बोल सकता था कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब पुली हो गई दो, तो अब क्लियरली देखकर नहीं बोल सकते कि इनका एक्सीलरेशन सेम होगा, और मुझे वही लिखना है कि वो रिलेशन क्या होगा, कि इनका जो एक्सीलरेशन रिलेशन है वो क्या होगा, ये मुझे चेक करना है कि मैं किस तरीके से इनका वो एक्सीलरेशन रिलेशन लिखूं। तो देखिए लेट्स से मैं बोल देता हूं कि ये ब्लॉक A1 एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है और ये ब्लॉक A2 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। जस्ट मैंने कंसिडर कर लिया कि ये A1 से नीचे आ रहा है और ये A2 से ऊपर जा रहा है। चाहे मेरी कंसिडरेशन गलत भी हो सकती है, ये ऊपर जा रहा हो ये नीचे आ रहा हो, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी आपके आंसर आएंगे उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे, पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपकी कंसिडरेशन सही है, नेगेटिव आ रहा है तो आपकी जो कंसिडरेशन है उसका अपोजिट उसका आंसर है। आ रही ना बात समझ में? तो मान लो कि मैंने ये A1 से इधर जा रहा है, ये A2 से ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ, इधर कितना फोर्स है mg sin थीटा, ऊपर है 2t, A1 से ये नीचे आ रहा है, तो डोमिनेटिंग कौन हुआ mg sin थीटा, मतलब इक्वेशन क्या बनने वाली है आपकी mg sin थीटा माइनस 2t डेट इज इक्वल टू me1। फर्स्ट इक्वेशन तो इस फिनोमिना को देख के बन गई, क्लियर। सेकंड ये है कैपिटल M, नीचे कैपिटल mg है, ऊपर t है, ये A2 से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी t माइनस कैपिटल mg डेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका ma2। t माइनस कैपिटल mg इक्वल टू क्या होगा आपका कैपिटल ma2। ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गए, सही है बात। अब देखो बेटा वेरिएबल तो मेरे पास कितने हैं A1 A2 एंड t, तीन तो मेरे पास वेरिएबल है, बट इक्वेशन मेरे पास कितनी है दो। मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो हैं 3 बट हियर ओनली इक्वेशंस आर 2, तो अब इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, डेट मीन एक मुझे यहाँ पर एक्सीलरेशन इक्वेशन तो बनानी ही होगी। अगर मेरी एक एक्सीलरेशन इक्वेशन और बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। अरे ना बात समझ में कि अगर मेरी एक एक्सीलरेशन इक्वेशन और बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो कैसे बनाई जाए उसको? तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये A1 से जा रहा है, ये पुली हमारी कैसी है फिक्स है,
तो ये मीन्स ये कितने से ऊपर आ रहा होगा, A1 से, क्योंकि अगर पुली फिक्स है तो पुली का एक्सीलरेशन 0, तो दोनों साइड की स्ट्रिंग का अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन सेम होगा। ये A1 से नीचे जा रहा है तो ये A1 से ऊपर जाएगा। तो क्या बना डायग्राम में, ये पुली है, यहाँ पर ये ब्लॉक है, इसका एक एंड फिक्स है, ये पुली ऊपर जा रही है A1 से, क्लियर, और इसको मैंने माना है बेटा ये ऊपर जा रहा है A2 से। रिलेशन लिखना है, देखो बच्चों कैसे लिखोगे, जो एंड फिक्स है उसका एक्सीलरेशन तो क्या हो गया, 0। आपने पढ़ा है एक्सीलरेशन ऑफ पुली A1 प्लस A2 अपॉन 2, क्लियर। चलिए पुली का एक्सीलरेशन कितना है, A1, इस एंड का कितना है, A2, अपवार्ड पॉजिटिव तो ये भी अपवार्ड है तो ये भी पॉजिटिव, दूसरे एंड का कितना है, 0 अपॉन 2, तो रिलेशन क्या बन गया है, A2 इक्वल टू 2A1। लो जी बन गया रिलेशन, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर भाई साहब ये A से जाएगा तो ये 2A से जाएगा, ये अगर A से जाएगा तो ये 2A से जाएगा, ये रिलेशन बन गया। बस ये रिलेशन ही हमें बनाना था, ये रिलेशन आपने बना लिया, आपका आंसर आ जाएगा। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप मल्टीपल पुली को भी सॉल्व कर सकते हो, ओनली एक और इक्वेशन लिखनी होती है, एक्सीलरेशन इक्वेशन, जो मैंने आपको इससे लिखना सिखाया है, ठीक है। चाहे आप जेई मेन में जाओ, जेई एडवांस में जाओ, समझने का एकदम आसान तरीका, क्लियर। जैसे अगले क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा पुली के नीचे एक और पुली को हैंग कर रखा है और आपको बताने की टेंशन क्या होगा इस स्ट्रिंग में एंड एक्सीलरेशन क्या होगा, वही सारी बातचीत हमें यहाँ पे करनी है कि हमारे आंसर्स क्या क्या होंगे, क्या रिजल्ट यहाँ पर हमारा आने वाला है। तो देखो बच्चों चेक करते हैं अब इसके लिए भी। देखो भाई पुली के नीचे है पुली और फिर हैं ब्लॉक्स। अगर इस पुली की जगह एक ब्लॉक ही होता तो वो तो नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाती, ये A एक्सीलरेशन से नीचे जाता, वो A एक्सीलरेशन से ऊपर आता, सही बात है। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक की जगह वापस से पुली आ गई। ऐसा भी हो सकता है फिर एक और पुली आ जाए और फिर एक और पुली आ जाए, कितनी भी पुली आ जाए आपको घबराने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। वही बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करो, आपके आंसर्स आते हुए चले जाएंगे। कैसे, तो देखो बच्चों ये आपको पुली दी हुई है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा इस स्ट्रिंग में टेंशन है T, यहाँ पर टेंशन कितना है T, तो सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा तो इधर भी कितना आ जाएगा T, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा T। इसमें T है, इसमें T है, T और T से यहाँ पर आ जाएगा 2T, T 2T, और इधर 2T है तो इधर भी कितना होगा 2T। आ रही ना बात समझ में, T से 2T और इधर भी क्या आ गया 2T। तो पहले तो टेंशन को लिख लिया, अगला ग्रेविटेशनल को लिख लेते हैं। नीचे तो है M1G, इधर है आपका M2G और इधर है आपका M3G, नीचे M1G, M2G और M3G, ये भी लिख लिया, क्लियर ये चीज़। अगला देखो, अगर मैं लेट से बोल देता हूँ बेटा ये A1 एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ये A2 से नीचे जा रहा है और ये A3 से नीचे जा रहा है, ये तो A1 से नीचे जा रहा है, ये A2 से नीचे जा रहा है, ये A3 से नीचे जा रहा है। आ रही है ना बात समझ में, क्लियर। अब बस इनके इक्वेशंस लिखते जाओ। जैसे पहले के लिए लिखता हूँ, नीचे जा रहा है तो कौन डोमिनेटिंग, M1G माइनस 2T डेट इज इक्वल टू M1A1 इक्वेशन नंबर 1, M1G माइनस 2T इक्वल टू M1A1। ऐसे ही सेकेंड के लिए लिखो M2G माइनस T डेट इज इक्वल टू M2A2 इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही थर्ड के लिए लिखो M3G माइनस T डेट इज इक्वल टू M3A3 इक्वेशन नंबर 3।
मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर 3 इक्वेशन लिख ली, 1 2 3, तीनों ब्लॉक को एनालाइज करके। ये तो एकदम बेसिक है, ये तो आप लिख ही लोगे, इनको तो आप लिखना सीख गए हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है मल्टीपल पुली में कि सर यहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं ना वो 4 हो जाता है और इक्वेशन 3 रहती है। कहने का मतलब क्या है कि एक एक्सीलरेशन इक्वेशन और लिखनी पड़ती है सर, तभी हमारे आंसर्स बन पाएंगे। हमें एक एक्सीलरेशन की इक्वेशन और मिल जाए तो हमारे आंसर्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे बस एक्सीलरेशन की इक्वेशन को लिखना है कि उसको किस तरीके से लिखा जाए। तो देखिए कैसे लिखोगे। मान लो ये ब्लॉक A1 से नीचे जा रहा है, जो हमने ऑलरेडी माना भी हुआ है, ठीक है, वो दिख भी रहा है। ये ब्लॉक कितने से नीचे जा रहा है, A1 से। जो पुली फिक्स है उसका एक्सीलरेशन तो क्या है, 0। भाई फिक्स है, किसी को बांध दिया, किसी को बेटा हमने पैक कर दिया तो वो तो कहीं मूव नहीं कर रहा है। जो फिक्स है उसका तो एक्सीलरेशन हो गया 0। ये भाई साहब A1 से नीचे जा रहे हैं तो ये स्ट्रिंग भी कितने से ऊपर जाएगी, A1 से। और अगर स्ट्रिंग A1 से ऊपर जाएगी तो स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है पुली, पुली कितने से ऊपर जाएगी, A1 से। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, इस पुली का एक्सीलरेशन मिल गया A1। तो इक्वेशन अब बना लोगे आप, आपने पढ़ा है एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज A1 प्लस A2 अपॉन 2। लिखते हैं, हाँ जी, पुली का एक्सीलरेशन कितना है, A1। कौन सी डायरेक्शन में, अपवार्ड। अपवार्ड को क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो बाकी के डाउनवर्ड क्या हो गए, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, -A2 -A3 अपॉन 2। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या बना, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। फोर्थ हमारी क्या बन गई बेटा, एक्सीलरेशन इक्वेशन बन गई, ठीक है। और अब हम इन चारों से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फाइनल आंसर पूछा, अगर बड़ी प्रॉब्लम पूछी जाए और ओनली रिलेशन पूछा जाए तो उसको भी लिख सकते हैं। आ रही ना बात समझ में, कि मुझे मल्टीपल पुली में कितना भी कॉम्प्लेक्स बना दे, हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस हमें एक्सीलरेशन रिलेशन और वेलोसिटी रिलेशन को लिखना आना चाहिए। अगर हमने इनको लिख लिया है, आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे पहले एक बार ये और कॉपी कर लो, ठीक है, आराम से चलते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझते हैं। एक बार ये कॉपी करो, फिर और न्यूमेरिकल कराता हूँ, 1-2 न्यूमेरिकल्स कि और कैसी प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर फ्रेम हो सकती है। तो एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर अगले मोड पे आते हैं बेटा। चलिए, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कम देखे गए हैं नीट एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या पता कि पूछ ले। ये सिस्टम है बेटा, ये आपको m गिवन है कैपिटल और ये आपको स्मॉल m गिवन है। क्लियर, ये कैपिटल M है और ये क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। लेट्स से दैट इज मूविंग विद एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ दिस। क्या बोला है आपको कि ये बेटा कोई भी पुली सिस्टम गिवन है, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन दिया हुआ और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है, वो क्या हुआ, फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। एक और प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ।
ठीक है। अगली प्रॉब्लम है आपको बेटा, ये ब्लॉक गिवन है, ये वाला जो ब्लॉक है ये V नॉट से मूव कर रहा है, तो आपको पता, लेट से मैं बोल देता हूँ ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ B ब्लॉक क्या होगा, दूसरा वेलोसिटी ऑफ B ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू A ब्लॉक क्या होगा। ये दो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। A ब्लॉक की वेलोसिटी आपको गिवन है V नॉट, और अगला है एक प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ पर आपको बताना है एक्सीलरेशन क्या होगा। ये हमारा कंप्लीटली मल्टीपल पुली है, मोर देन वन पुली है, तो कांस्टेंट रिलेशन हो गया, मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कॉन्सेप्ट अगर आप यूज में लेते हो तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ इन दोनों प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, चेक करो बेटा इनके आंसर्स क्या होंगे, और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैंने आपको तरीका बताया है, एकदम आसान सा तरीका है कि जो भी ऑब्जेक्ट फिक्स है उसका एक्सीलरेशन, उसका वेलोसिटी होगा जीरो। जो भी मूविंग है तो रिलेशन होगा एक्सीलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। इस तरीके को अप्लाई करना है, आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली आते हुए चले जाएंगे, बस आपको पैटर्न को प्रॉपरली अप्लाई करना है। क्लियर? तो देखो बच्चों, जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करो, बाकी मेरे साथ समझ लो कि कैसे इसे सॉल्व करना है। एकदम आसान सी प्रॉब्लम है, आपको कितनी भी पुली बना के दे दे, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है तो आप कहीं भी नहीं रोकने वाले हो। आपको क्या बोला है कि ये जो ब्लॉक है ये फोर्स से जा रहा है, पहली पुली को देखो कैसी है, फिक्स है, फिक्स है तो पुली का एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। कहने का मतलब क्या है, ये फोर्स से जा रहा है तो ये कितने से ऊपर जाएगा, फोर्स से, क्योंकि ये तो फिक्स है। आगे बात समझ में आता है? इवन आप लिख भी सकते हो, ड्राइव भी कर सकते हो, ए पी इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2। हाँ जी, ये तो फिक्स है, a1 कितना है 4, क्या निकालना है a2 अपॉन 2, कितना आ गया a2 -4, मतलब ऊपर ये नीचे जा रहा है तो वो ऊपर जाएगा कितने से, 4 से। तो पुली कितने से जा रही है ऊपर, 4 से, ये फिक्स है, एंड फिक्स है तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो बेटा अब यहाँ पे लगाओ ए पी इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन 2, डायरेक्ट भी लिख पाओगे फिर आप। ए पी कितना है 4, क्या लिखना है a1, a2 कितना है 0 अपॉन 2, कितना आ गया 8 आ गया। डेट मीन्स ये 4 से जा रहा है तो ये 8 से जा रहा है, ये 8 से जा रहा है, ये 0 है तो ये कितने से जाएगा, सेम तरीका। आ रही ना बात समझ में, 4 इक्वल टू a1 प्लस 0 अपॉन 2, सेम 8 इक्वल टू a1 प्लस 0 अपॉन 2, कितना आएगा 16, फिर ये फिक्स है 0। 16 इक्वल टू a1 प्लस 0 अपॉन 2, कितना आएगा 32, तो कितने एक्सीलरेशन से जा रहा होगा ये, 32 मीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल है, बताओ 1 मिनट से ज़्यादा लगा, कितनी पुली हैं 1 2 3 4, जब भी 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपने बेसिक को अच्छे से समझ लिया है। आ रही ना बात समझ में बच्चों, ये 4 से जा रहा है तो ये 4 से हुआ 8, 8 से हुआ 16, 16 से हुआ 32, एक और लगा देता 64 हो जाता। तो एकदम आसान सी प्रॉब्लम होती है मल्टीपल पुली प्रॉब्लम, बस हमें एक्सीलरेशन रिलेशन लिखना आना चाहिए। ये आपने समझ लिया, ये आपने सीख लिया, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर? चलिए तो इसे कॉपी करो, देन सेम तरीके से बेटा यहाँ पर बी ब्लॉक की वेलोसिटी डिटरमाइन करो। आपको जब ए ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन है डेट इज इक्वल टू है वी नॉट, ए ब्लॉक की वेलोसिटी है वी नॉट, तो आपको बताना है यहाँ पर बी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। देखिए, अगर बेटा मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ
कि आपको निकालना है बी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी और बी ब्लॉक की ए ब्लॉक के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। तो बस आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। आपको बोला क्या है कि यहाँ पर ये जो एम मास का ब्लॉक है ये वी नोट से जा रहा है, ये जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है ये कितने से जा रहा है, वी नोट से। डेट मीन इससे ये जो स्ट्रिंग बंधी हुई है या इससे ये जो पुली बंधी हुई है ये स्ट्रिंग कितने से खींचेगी, वी नोट से। भाई ये वी नोट से जाएगा तो इससे जुड़ा हुआ हर पार्ट कितने से जाएगा, वी नोट से। डेट मीन ये पुली भी कितने से जाएगी, वी नोट। आया समझ में कि सर ये स्ट्रिंग तो जा रही है वी नोट से आगे और ये पुली जा रही है वी नोट से आगे। क्लियर। अब देखो बच्चों ये वाला एंड तो कैसा है, फिक्स। फिक्स है तो इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो। ये जीरो, ये वी नोट, वही जीरो वी नोट, तो कितना बन जाएगा, टू वी नोट। कितना बन जाएगा, टू वी नोट। कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। पुली का तो है सर वी नोट, एक है जीरो, एक वी निकालना है, तो कितना आ गया, टू वी नोट। तो ये जो पुली है इसका एक रस्सी तो वी नोट से जा रहा है, एक टू वी नोट से जा रहा है, तो ये पुली कितने से जाएगा, तो आप बोल सकते हो सर अब ये पुली जाएगा वी नोट प्लस टू वी नोट अपॉन 2। डेट मीन ये पुली मूव करेगा 3 वी नोट अपॉन 2 से, और यही बी ब्लॉक की वेलोसिटी है। क्योंकि बी ब्लॉक को कौन खींचेगा, पुली। ये पुली जितने से आगे जाएगी उतने से ये ब्लॉक आगे जाएगा। तो कितने से मूव करेगी बेटा ये बी ब्लॉक, डेट इज 3 वी नॉट अपॉन 2। ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, ये तो इससे भी आसान है। बस देखने में ये प्रॉब्लम ऐसी लगती है जाने कितना टफ है, लेकिन सॉल्व करें तो एक सिंपल से फार्मूले से सॉल्व हो जाएगी। एकदम आसान प्रॉब्लम है। आई बात समझ में। जैसे अगर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ए ब्लॉक, कि जो बी ब्लॉक है इसकी ए ब्लॉक के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, तो यू कैन राइट दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक। व्हाट यू कैन राइट, दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक। बी ब्लॉक की कितनी है बेटा, 3 वी नॉट बाई 2, ए ब्लॉक की कितनी है, वी नॉट, तो आंसर कितना आ गया, वी नॉट बाई 2, और वो भी राइट वन। डेट मीन ए बी के रिस्पेक्ट में वी नॉट बाई 2 से पास आ रहा होगा। अगर ए को मैं रोक दूं तो ये कितने से पास आ रहा है, वी नॉट बाई 2 से। आ रही बात समझ में। तो ये है बेटा हमारा कंस्ट्रेंट मोशन, जिसमें आपको मोर देन वन पुली गिवन है, या मैं ऐसे बोल दूं कि कुछ अच्छी एडवांस प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी से रिलेशन पूछ लेगा या एक्सीलरेशन से पूछ लेगा या कुछ भी पूछ ले, कंप्लीट आपसे पूछ ले, तब भी आप सारे आंसर्स निकाल सकते हो। बस आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में। देखो बच्चा, अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेरी है, अगर आपको स्टिल कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो यू कैन आस्क इन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप कॉपी कर लो, देन विल डिस्कस न्यू टॉपिक इन न्यू लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।